पहली बार देश में एनडीए गठबंधन टूट गया है। सोचिए, तमिलनाडु में बीजेपी और एआईडीएमके जो जयललिता जी की पार्टी है उनके साथ गठबंधन था। उसके 25 विधायकों ने थलापति विजय को वोट किया है। डीएमके नहीं टूटी है। थलापति विजय को 118 वोट चाहिए थे बहुमत के लिए, उनको 144 वोट मिला है। तो थलापति विजय जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो बड़े प्लेयर साबित हुए हैं और एक अहम फैसला भी कर दिया थलापति विजय ने। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में 10+2 के नंबर पर दाखिला होगा, जो तमिलनाडु सरकार के हैं। पहले इसी तरह से दाखिले होते थे, सिर्फ एम्स का अलग एग्जाम होता था, आईआईटी का जैसे अलग एग्जाम होता है। उसके बाद कपिल सिब्बल जब एमएचआरडी में मंत्री थे तभी सीयूटी लाया गया, तभी नीट लाया गया। नीट का इसीलिए विरोध हो रहा है क्योंकि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो स्टेट बाय स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको भी कहा जाता है कि आप एक तरीके का एग्जाम दिए। सबका सिलेबस एक जैसा हो गया। जो कहीं सुदूर देहात गांव में पढ़ता है, सीयूटी उसी तरह से है। तो भारत डाइवर्स देश है, किसी की भाषा तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, भोजपुरी है, संस्कृत है, हिंदी है, सबको एक तराजू में बैठा दिया गया। लेकिन अब थलापति विजय ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में तो कम से कम स्टालिन भी नीट का विरोध करते रहे। तो लग रहा है जैसे जो डीएमके की रणनीति थी वही रणनीति जो है वो थलापति विजय की भी है। और थलापति विजय ने कहा है कि नीट मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो दाखिला है वो 10+2 के नंबर के आधार पर ही होगा। और अमेरिका वाला कोटा, जो विदेश वाले पिता का कोटा है वो, और पैसा वाला कोटा, वो दोनों हम खत्म करेंगे। ये बड़ा फैसला है थलापति विजय का। और 144 वोट मिली है। तो पहली बार बीजेपी बैकफुट पर है। उनके एक विधायक जीते थे। वहीं तमिलनाडु में एक ज्योतिष शास्त्री को उनका एस्ट्रोलॉजर नियुक्त किया गया था। ज्योतिष शास्त्री को, ज्योतिष थे वो। उसके बाद वहां बवाल कट गया। उदयनिधि ने भी उसी को लेकर बयान दिया था कि हमें उस धर्म के खिलाफ काम करना है जो इंसानों को जोड़ता है, बांटता है। हमें जोड़ना है, सभी धर्मों को जोड़ना है, सभी लोगों को जोड़ना है। जो धर्म ऊंच नीच जात पात फैलाए उसको मना करना है, बंद करना है, ये बात कही थी। तो ओएसडी का जो नियुक्ति है उन्होंने साफ कहा कि ये संवैधानिक नहीं है। वहां के विधायकों ने विरोध किया और इस नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो सोशल मीडिया पर थलापति विजय का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो थलापति विजय को पूर्ण बहुमत से ज्यादा जो है सीटें मिली है। और थलापति विजय जो है, सोचिए कि 108 सीटें उसने जीती है। अब उसे 100 लगभग जो समर्थन मिला है वो 142 सीटों का है। तो एक बड़ी जीत है थलापति विजय के लिए। और थलापति विजय की बम्पर जीत हुई है। विधानसभा में अंधविश्वास और कर्मकांड को लेकर बहस हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, वो पेरियार की धरती है, सोशल जस्टिस की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है। और थलापति विजय जो है वो एक बड़े योद्धा की तरह। थलापति विजय ने कहा था कि सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस की शुरुआत होती है टाइम्स नाउ। तो तमिलनाडु की राजनीति सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के आसपास है, फूले पेरियार अंबेडकर के आसपास है। और वहां वो कोई कमबैक नहीं करते हैं, वापसी नहीं करते हैं। दूसरी एक बड़ी खबर है कि उनके ज्योतिष की जो नियुक्ति हुई थी उसको खत्म कर दिया गया। वहीं थलापति विजय ने कहा है कि अब 10+2 के आधार पर ही मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती होगी। पैसा वाला जो कोटा है, जो अमीर लोगों को कोटा है, वो खत्म कर दिया जाएगा। विदेशी एनआरआई वाला जो कोटा है वो खत्म कर दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो थलापति विजय ने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की राजनीति को और धार दिया है। और इसको लेकर हिंदी पट्टी में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में जो बीकेसी के 2 विधायक हैं वो दलित समाज के लीडरशिप वाली पार्टी है। साथ ही वहां 4 शेड्यूल कास्ट के लोग जनरल सीट पर भी जीत कर आए हैं। 8 थलापति विजय ने टिकट दिया था। तो कहा जा रहा है कि वहां 20% जो एससी कम्युनिटी के लोग थे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो वोटर थे, उन्होंने डीएमके को जैसे ही छोड़ा वैसे थलापति विजय ने इसे स्विंग किया है। तो वहां लगातार कास्ट एट्रोसिटी हुआ था। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लोगों में गुस्सा था। और बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी जिस तरह से हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या, उसके बाद भी लोगों में गुस्सा था। और इस वजह से डीएमके को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं। उसके बाद आज नीट को लेकर लगातार बवाल कटा हुआ है। राहुल गांधी ने पहले भी बयान दिया था, फिर से उन्होंने बयान दिया है। सीबीआई को लेकर उन्होंने बयान दिया है। और ये बात साफ है कि नीट को लेकर प्रियंका गांधी ने भी बड़ा बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा है
कि भारत के जेएनजी को सड़क पर उतरना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, 22 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है, मैं आपके साथ हूं। तो वो अब आर या पार के मूड में है बीजेपी से। लगातार 2 दिनों से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कल उन्होंने कहा था कि क्या भारत के प्रधानमंत्री दबाव में हैं, वो अमेरिका के इतने दबाव में क्यों हैं, क्यों हम रूस से तेल नहीं ले रहे हैं, क्यों हम ईरान से तेल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि तेल का जो संकट है वो गहराता जा रहा है, ये आप जाना है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो फॉरवर्ड आकर खेल रहे हैं और वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि हम इतने अमेरिका के दबाव में क्यों हैं, क्या ऐसी वजह है। अमेरिका हमें कह रहा है कि आप, रूस ने भी अभी कहा है कि भारत हमसे तेल ले सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। रूस का एक बड़ा तेल टैंकर आया था, उसको भारत ने मना कर दिया है, एलएनजी का टैंकर था। तो रूस और ईरान से भारत को तेल लेने से कौन रोक रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार केंद्र सरकार पर हमले कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर हमले कर रहे हैं। अमूल दूध की कीमत के बाद अब मदर डेयरी ने भी 2 रुपए अपनी दूध की कीमत बढ़ा दी है। सोने पर एक टैक्स बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने की लोग आशंका से डरे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया कि विदेश दौरा न जाएं, तेल ज्यादा खर्च न करें, खाने के तेल की कमी करें, विदेश सोना न खरीदें, विदेश दौरा न जाए, विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश है। इसके बावजूद देश में लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कीमतें बढ़ेंगी। इसी बीच एक और खबर है सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी को लेकर। वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ओबीसी समाज से आते हैं। वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के बड़े पैरोकार हैं। उनका एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा कि जाति सूचक जो स्लोगन है, जो मुहावरे हैं, जो दोहे हैं, उनका बंद होना चाहिए। ये उनकी लाइन थी। फिर उन्होंने एक दोहा सुनाया जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के बारे में जो खराब बातें कही जाती है वो था। फिर उन्होंने एक दोहा सुनाया जिसमें ब्राह्मण समाज पर जो दोहा कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ये दोहा मुझे बताया गया था लेकिन मैंने कभी इसका उपयोग नहीं किया। तो क्या इस देश में सच्चाई नहीं है कि सबसे ज्यादा दोहे जो हैं वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज पर बनते हैं। ये खतरनाक बात है और ये बंद होना चाहिए। उनका मोटिव ये था, लेकिन उनको लगातार एक जाति विशेष का विरोधी बताया जा रहा है और इसको लेकर उनको घेरने की कोशिश हुई है। लेकिन अब उनके पक्ष में भी लोग लिखने लगे हैं। सवाल है कि इस देश में जातिवाद बनाया किसने? तो मोहन भागवत का बयान देखिए। सवाल है कि इस देश में जातिवाद का लाभार्थी कौन है? ये भी बात है। सवाल है कि इस देश में किन जातियों को लेकर दोहे बनाए जा रहे हैं? ढोल, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी किन लोगों ने लिखा है? इन सब की आलोचना होनी चाहिए। सोचिए, इसी देश में बुद्ध, जो दुनिया के सबसे ज्ञानी, बुद्ध जिससे भारत की पहचान है, उनसे बुद्धू बना दिया गया शब्द। आप सोचिए, बुद्ध से बुद्धू बना दिया गया। बहुत ऐसे राजा हैं जिनके बारे में गलत खबरें फैलाई गई। सम्राट अशोक के बारे में, बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में की, जबकि वो दुनिया के सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट, उस समय 2500 साल पहले के इतने बड़े आधुनिक ज्ञाता हैं। तमाम जातियों के, खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के नाम से कितने दोहे प्रचलित है, अपमानजनक दोहे हैं। तो कार्यक्रम था राजकुमार भाटी का कि इस तरह के दोहे नहीं कहे जाने चाहिए। उन्होंने पूरा वीडियो देखिए, उन्होंने कहा है कि अब तो मैं समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव के, अगर अखिलेश यादव उन पर कोई कार्रवाई करते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ही डरे हुए नेता हैं और वो पीटीए की बेकार बात करते हैं। क्योंकि राजकुमार भाटी मजबूत आवाज है बहुजन समाज के आरक्षण के पक्ष में, सोशल जस्टिस के पक्ष में। उनको इसीलिए तमाम एक एक नेताओं को टारगेट किया जाता है, चाहे किसी पार्टी में रहे। राजेंद्र पाल गौतम, वो अपनी आस्था को प्रमोट कर रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया आम आदमी पार्टी से। पहले कांग्रेस में भी ऐसे होता था। अगर समाजवादी पार्टी उन पर कोई कार्रवाई करती है तो बहुत खतरनाक होगा और पूरा पीडीए का कंसेप्ट जो है वो ढह जाएगा। राजकुमार भाटी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा हैं, बड़ी आवाज है, मजबूत आवाज है, पेशे से पत्रकार रहे हैं और बहुजन समाज के लोग उनके साथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहे प्रचलन में हैं जो नहीं होने चाहिए। ये कह रहे हैं वो कि न मैंने कभी कहा। उन्होंने कहा कि शोषित वंचित समाज के खिलाफ भी जो दोहे हैं वो भी खराब है, जनरल कैटेगरी के लिए जो दोहे हैं वो भी खराब है। और सोचिए, उन्होंने बस दोहा दोहराया, उन्होंने दोहा लिखा नहीं, उन्होंने दोहा कहा नहीं, उन्होंने दोहा। तब तो आप बाबा साहब के सारे कोट पर क्या कहेंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि की सारी कविताओं पर क्या कहेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, मनुवाद अपना फन फैला रहा है, जातिवाद सबसे चरम पर है। मुगलिया सल्तनत में भी जातिवाद के खिलाफ कबीर और रविदास बोल रहे थे, तब भी वो सुरक्षित थे। सोचिए, मुगलिया सल्तनत में
जब मुगलों की सत्ता थी तब भी रविदास महाराज और कबीर लड़ रहे थे जातिवाद के खिलाफ, तब भी सुरक्षित थे। अंग्रेजों के दौर में जब अंग्रेज सत्ता में थे तब बाबा साहेब फूले, पेरियार, अंबेडकर जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, तब भी सुरक्षित थे। कांग्रेस के दौर में भी जगदेव बाबू की हत्या हुई है। आजाद भारत के बाद बहुजन समाज के बड़े नेताओं की हत्या, सोनीलाल पटेल की हत्या हुई, जगदेव बाबू की शहादत गई है, रोज लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो आजाद भारत में जातिवाद सोचिए, बाबा साहेब होते आज 27 प्रतिज्ञा जो उन्होंने ली है वो लेते तो उनको जेल में डाल दिया जाता। तो आज जातिवाद जो है वो एकदम फन काट के बैठा हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सत्ता में है, और इसकी वजह है कि बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं है। सवाल है कि जातिवाद के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म होना चाहिए। ये मोहन भागवत लगातार कह रहे हैं। राजकुमार भाटी ने कोई दोहा जो कहा है, उन्होंने कहा कि जो शोषित वंचित समाज के खिलाफ दोहा है वो भी गलत है, और जो जनरल कैटेगरी के खिलाफ दोहा है, जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ दोहा है, वो भी गलत है। और सोचिए तब भी उनको फंसाया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि टीवी और अखबार में इस पर बहस चल रही है। तेल पर बहस नहीं हो रही है, महंगाई पर बहस नहीं हो रही है, न्यूज पेपर पर बहस नहीं हो रही है, राजकुमार भाटी पर बहस हो रही है। अच्छा है, इससे अखिलेश यादव को पॉलिटिकल तो फायदा होगा। बहुजन समाज के लोग जागरूक तो हो रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ कोई बहुजन समाज का आदमी हो ही नहीं सकता है। हम लोग जाति के पीड़ित हैं, जाति के लाभार्थी नहीं है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।